सेल्सफोर्स स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें मुझे आपको बतानी है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि लर्निंग कितने तरह की होती है तो आपका क्या जवाब होगा? एनीवन? चलिए मैं ही बता देता हूँ। लर्निंग बेसिकली दो तरह की होती है, यानी लर्निंग हैज टू टाइप्स। लर्निंग हैज टू टाइप्स, यानी लर्निंग जो है दो तरह की होती है। पहले को हम बोलते हैं रोट लर्निंग। रोट लर्निंग, अगर मैं बात करूं कि रोट लर्निंग का हिंदी क्या होगा, तो रोट लर्निंग से हमारा मतलब होता है रटने से, रटना या फिर जानना। इसके अंदर जो कवर होता है वो होता है वाटेज। क्या कवर होता है? वाटेज। ठीक। दूसरा जो होता है वो होता है कंसेप्चुअल लर्निंग। कंसेप्चुअल लर्निंग, इसका हिंदी में अगर बात करें तो इसका मतलब होता है समझना। रोट लर्निंग का मतलब होता है जानना और कंसेप्चुअल लर्निंग का मतलब होता है समझना। इसमें जो कवर होता है वो होता है व्हाट इज, वाई इज एंड हाउ इज। ठीक है। तो अगर छोटा सा एग्जाम्पल मैं लूँ आपसे कहूँ कि रोट लर्निंग क्या है, तो रोट लर्निंग का बेसिक सिंपल सा अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो एज ए स्टूडेंट मैं इसका एक एग्जाम्पल ले सकता हूँ कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, बीसीए कर रहे होते हैं, एमसीए कर रहे होते हैं, बीटेक कर रहे होते हैं, एमसीए कर रहे होते हैं, या कोई भी कोर्स कर रहे होते हैं, ठीक है, कहीं पढ़ रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, एग्जाम से पहले हम चीज़ों को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। ठीक है। और उसको फिर एग्जाम में जाके लिख देते हैं, हमारा काम खत्म हो जाता है। टीचर हमें पन्ने के आधार पे, कितना पन्ने हमने लिखा है उस बेस पे वो हमें कुछ नंबर दे देता है, हम पास हो जाते हैं, हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है, काम खत्म हो गया। ठीक है। तो रोट लर्निंग का मतलब होता है कि याद करना, याद करके लिख लेना। कंसेप्चुअल लर्निंग का मतलब होता है कि समझना। याद करना एक अलग चीज है और समझना एक अलग चीज है। तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में आता है व्हाट इज, उस चीज के बारे में हमें जानना है। व्हाट इज मतलब वो चीज है क्या, अगर है तो क्यों है, और वो हाउ, हाउ इज का मतलब है कि उसको इम्प्लीमेंट करने से है। तो रोट लर्निंग मतलब जानना और कंसेप्चुअल लर्निंग का मतलब है समझना। अगर मैं बात करूं, सिंपल सा एक एग्जांपल लूं, मान लीजिए एक नंबर है 1 2 3, दैट इज अ नंबर, दैट इज अ नंबर। ये हम जानते हैं कि ये हमें ऐसा बताया गया है कि 0 से 9 के बीच में अगर हम कुछ लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं नंबर, वो एक नंबर है। ठीक है। अब ये जो नंबर है वो हम जानते हैं, या बचपन से हमें सिखाया गया है, बताया गया है, हमारे पेरेंट्स के थ्रू, हमारे टीचर्स के थ्रू ऐसा बताया गया है कि 0 और 9 के बीच के जो नंबर है उनको मिला के हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। मतलब हमको याद कराया गया है, हमने मगअप कर लिया है, हमने रट लिया है। ठीक है। तो अगर इसे हम जानते हैं 1 2 3 हम जानते हैं तो इसको हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड रोट लर्निंग। रोट लर्निंग। अब
आगे की बात करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि रूट लर्निंग का क्या मतलब हो गया। ठीक, अब हमारे कंप्यूटर को फादर ऑफ जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहते हैं, क्या नाम है उनका? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, उनको कहा जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। क्या किया था उन्होंने? उन्होंने नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम डेवलप किया था, बाइनरी नंबर सिस्टम डिवाइस किया था। ठीक है, वो बहुत पहले जान गए थे कि अगर एक नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 1 2 3 एक नंबर है, तो उसको एक दूसरे वे में भी लिखा जा सकता है। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ 1 2 3 को दूसरे वर्ड में क्या लिख सकता हूँ, या दूसरे में लिखता हूँ, रोमन में भी लिख सकता हूँ, इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ये भी नंबर ही है। यानी इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो कई तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब मैं 1 2 3 याद किया हूं, लेकिन चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था? चार्ल्स बेबेज बहुत साल पहले, ठीक है, वो समझ गए थे कि अगर नंबर को 1 2 3 नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका इस तरह से हो सकता है, तो उसे रोमन में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसको ऑक्टल में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसको हेक्साडेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और उनके वजह से ही उन्होंने बाइनरी नंबर सिस्टम डिवाइस की, एक नंबर सिस्टम बनाना, जिसकी वजह से आज हम कंप्यूटर को यूज कर पाते हैं या कंप्यूटर बन पाया। अगर वो 0 1 का कॉन्सेप्ट लेके नहीं आते तो शायद आज हमारे पास जो कंप्यूटर है वो नहीं होता। इसका मतलब वो नंबर सिस्टम को, यानी वो नंबर सिस्टम को समझते थे। यानी अगर हमने याद किया है, लेकिन चार्ल्स बैबेज ने उस नंबर सिस्टम को, नंबर को पहले जाना, याद किया, बाद में उसको क्या किया, उसको एक नए तरीके से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, 0 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो मैं या आप, हम लोग क्या है, नंबर सिस्टम को जानते हैं, समझते नहीं है। लेकिन चार्ल्स बैबेज बहुत साल पहले ये बात जान चुके थे कि जो 1 2 3 नंबर है या 0 to 9 के बीच का जो नंबर है उसको अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और उन्होंने उस चीज को एक नए तरीके से रिप्रेजेंट किया, जिसको आप बाइनरी नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटर का, मॉडर्न कंप्यूटर का एवोल्यूशन हुआ, मॉडर्न कंप्यूटर हमारे सामने आया। अगर ये 0 1 नहीं होता तो शायद हम कंप्यूटर की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो अगर, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये कंसेप्चुअल लर्निंग है। यानी चार्ल्स बेबेज चीजों को समझते थे, यानी ये जो हो गया समझना, मतलब कंसेप्चुअल लर्निंग। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको बताने की कोशिश की रूट लर्निंग क्या होता है और कंसेप्चुअल लर्निंग क्या होता है। ठीक है, अब अगर हमें किसी भी चीज को अच्छे से समझना है, तो अच्छे से अगर किसी चीज को समझना है, सेल्सफोर्स के अच्छे से समझना है, तो उसके लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। यानी जो लर्निंग का जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। यानी लर्निंग इज ए 3 स्टेप प्रोसेस। नोट डाउन कर लेते हैं। लर्निंग लर्निंग इज ए 3 स्टेप प्रोसेस। यानी किसी भी चीज को अच्छे से हमें जानना है तो वो 3 स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। क्या है वो 3 स्टेप्स? पहला जो स्टेप है उसको बोलते हैं अवेयरनेस। ठीक है, इसमें जो आता है वो आता है व्हाट इज। यानी
हम सेल्स फोर्स को जानना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज सेल्स फोर्स, सेल्स फोर्स क्या है। ठीक है। दूसरा जो स्टेप होता है वो है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग इसका मतलब होता है समझना। ठीक है। और इसमें जो कवर होता है वो होता है वाई इज। ठीक है। तो समझने से हमारा मतलब है कि क्यों है। अगर सेल्स फोर्स है तो सेल्स फोर्स क्यों है, जबकि सेल्स फोर्स से पहले भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी थी, तो क्या ऐसा उन टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम है या क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से जो सेल्स फोर्स के इन्वेंटर्स हैं, जिस सेल्स फोर्स के बनाने वाले हैं, क्या उनके दिमाग में आया कि उन्होंने सेल्स फोर्स को इंट्रोड्यूस किया, सेल्स फोर्स को बनाया। ठीक है। जबकि हमारे पास पहले से सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, पाइथन जैसी चीज थी। हमें वो चीजें क्या करना है, समझना है। वो कवर होगा वाइज में। ठीक। थर्ड की अगर हम बात करें तो यहां पे हो गया एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब हो गया हाउ इज, कैसे। लेमैन की भाषा में बात करें तो अप्लाई करना। ठीक है। तो यहां पे ये 3 स्टेप अगर हम किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए फॉलो करते हैं वो अप्लाई होता है सेल्स फोर्स के लिए भी। अगर हमें किसी भी चीज को अच्छे से समझना है तो हमें उसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, पता होना चाहिए कि वो चीज है क्या, व्हाट इज। ठीक है। और उसके बाद जब वो हमें पता हो जाएगा तो उसे हमें समझना होगा कैसे वो क्या है और क्या है, वाई इज, क्यों है वो चीज। ठीक है। अब उसके बाद ये दोनों चीजें अगर हमें समझ में आती हैं तो फिर हम उसको एक एप्लीकेशन, एक प्रोग्राम बना के देख सकते हैं। प्रैक्टिकली उसको हम करके देखते हैं कि जो चीज क्या है, क्यों है, वो कैसे बनेगी। तो ये 3 प्रोसेस अगर हम करते हैं तो हम अच्छे से किसी भी चीज को, इवन सेल्स कोर्स को भी सीख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल्स फोर्स है, सेल्स फोर्स में जाना है कि सेल्स फोर्स है क्या, फिर हमें सेल्स फोर्स को समझना है और फिर सेल्स फोर्स के साथ हमें प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम बना के या जो एप्लीकेशन बना के हमें वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करना है। अब ये जो चीज़ें 3 चीज़ें हैं ये हर जगह अवेलेबल होती हैं। अगर आप किसी वेबसाइट्स को देखें, किसी, ठीक है, वेबसाइट्स में जाएं, यानी हर जगह पे ये 2 चीज़ें अवेलेबल होती हैं। बहुत जगह चीज़ों से सेल्स फोर्स को आप सीख सकते हैं। ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, वहाँ पे लिखा रहता है व्हाट इज सेल्स फोर्स। किसी भी बुक में मिल जाएगी, यूट्यूब की वीडियो में मिल जाएगी, बहुत सारी किताबें हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। बहुत सारे रिसोर्स हैं अवेयरनेस के लिए। ठीक है। और जो तीसरी चीज़ एप्लीकेशन, अगर आपको एक प्रोग्राम सेल्स फोर्स में नहीं आता तो आप किसी भी वेबसाइट्स पे जाएंगे तो सेल्स फोर्स की है, उस पर प्रोग्राम आपको अवेलेबल हो जाएगा। जो मिसिंग होता है वो होता है वाइज, यानी समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिफिनीशन आती है, आपको प्रैक्टिकल करना भी आता है, प्रोग्राम लिख भी सकते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को समझते नहीं हैं, वाइज आपके पास नहीं है, तो आप चीज़ों को रिपीट कर सकते हैं। बिजनेस लॉजिक के अकॉर्डिंग आप लॉजिक नहीं लिख पाएंगे। ठीक है। जो जो किताबों में, बुक्स, किताबों में या फिर वेबसाइट्स में या फिर और भी जो रिसोर्सेज है वहाँ क्या चीज़ अवेलेबल नहीं होता है, ये सेकंड वाला जो पोर्शन अवेलेबल नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग वाइज अवेलेबल नहीं होता। ठीक है। तो हमें इस पे फोकस करना है कि हर चीज़ को क्या करना है, सेल्स फोर्स के अंदर समझना है। डिफिनीशन के साथ साथ, इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ चीज़ों को हमें समझना है। और इंटरव्यू उसी के बेस पे निकलता है, वाई इज के बेस पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना, व्हाट इज सेल्स फोर्स देखना है। साथ में अगर डिफिनीशन आपको याद है, डिफिनीशन आपको पता है, तो इसको आपको अंडरस्टैंड करना है, क्यों है वो देखना। और साथ में आपको एक प्रैक्टिकल करके भी, यानी थ्योरी से काम नहीं चलेगा, उसको प्रैक्टिकल भी आपको आना चाहिए। यानी ये 3 प्रोसेस अगर आपके पास है, 3 प्रोसेस आप ये करते हैं तो
आप सेल्सफोर्स या अदर्स कोई भी टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। अगर कोई भी इसमें मिसिंग होगा तो आप इंडस्ट्री में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आपको प्रोग्राम लिखने भी आता है लेकिन आप समझते नहीं हैं तो भी न्यू लॉजिक के साथ कोई नया लॉजिक आएगा, बिजनेस लॉजिक आएगा तो आप लिख नहीं पाएंगे। ठीक, अगर आप प्रोग्राम लिखना भी जानते हैं, समझते भी हैं, लेकिन इंटरव्यू में आपको जवाब देना होता है, बताना होता है सेल्सफोर्स क्या है, टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, पेज लेआउट क्या है, प्रोफाइल क्या है, यूजर क्या है, तो आप उसका डिफिनीशन एक सिंपल वे में नहीं दे पा रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लर्निंग के 3 स्टेप्स हैं, इन 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। पहला है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होगा कि आपको उस पर्टिकुलर चीज की डिफिनीशन पता होना चाहिए। दूसरा, डिफिनीशन के बाद उसको समझ में आना चाहिए कि किस प्रॉब्लम का ये सलूशन है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। और तीसरी चीज, अगर हमें समझ में आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एक प्रोग्राम बना के देख सकते हैं। क्या हमें उसके समझने के बाद हम उसको प्रोग्राम बना पाते हैं। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो वी कैन गेट ए गुड जॉब। ठीक है, तो यहीं से हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं। मैं हर बैच में ये चीज़ बताता हूँ तो आपको भी यहाँ पे मैंने बता दिया कि लर्निंग के जो है 3 प्रोसेस होते हैं। इन 3 प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, सेल्सफोर्स के अंदर। अब आते हैं नीचे, कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जो मेन हमारा टास्क है। अब आते हैं व्हाट इज सेल्सफोर्स। मैं अवेयरनेस से बात शुरू करता हूं। व्हाट इज सेल्सफोर्स। सेल्सफोर्स क्या है, पहले हम समझेंगे सेल्सफोर्स क्या है, फिर वाई समझेंगे, फिर आगे चल के हम उसको एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, जो भी हम समझेंगे। तो अगर मैं बात करूं व्हाट इज सेल्सफोर्स, तो सेल्सफोर्स क्या है, क्या डेफिनेशन देंगे इसका सिंपल वे में। मुझे टेक्निकल, बहुत टेक्निकल डेफिनेशन नहीं चाहिए, सिंपल डेफिनेशन चाहिए। बताइए। अब जितने लोगों से पूछेंगे उतने लोग अलग अलग तरह की डिफिनीशन देंगे। मैं कुछ डिफिनीशन यहाँ पे बताता हूँ आपको, फिर उसके बारे में देखेंगे क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो कुछ लोग बोलते हैं सेल्सफोर्स इज ए टेक्नोलॉजी। सेल्सफोर्स क्या है, सेल्सफोर्स इज ए टेक्नोलॉजी। सेल्सफोर्स एक टेक्नोलॉजी है। अगर दूसरे से पूछा जाए तो वो क्या कहता है, सेल्सफोर्स इज ए कंपनी। सेल्सफोर्स इज ए कंपनी। ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि सेल्सफोर्स एक कंपनी है। नेक्स्ट, सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी। कुछ लोगों का कहना है कि सेल्सफोर्स एक सीआरएम है। सेल्सफोर्स इज ए सीआरएम। सीआरएम। कुछ लोगों का कहना है कि सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड सीआरएम।
क्लाउड बेस्ड CRM है। ठीक है, तो इस तरह से सेल्सफोर्स के बारे में अलग अलग व्यू हो सकता है, अलग अलग सबका व्यू है। ठीक, तो इस डिफिनीशन में जाने से पहले कि सेल्सफोर्स, मैं आपको बताऊं कि सेल्सफोर्स क्या होता है, उससे पहले हमें समझना होगा, क्या समझना होगा कि सेल्सफोर्स में कुछ हर डिफिनीशन में आया एक चीज, कंपनी। तो हमें सेल्सफोर्स को डिफिनीशन बताने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कंपनी क्या होती है। सब लोग जानते हैं कंपनी क्या होती है, कोई ऐसा है कि नहीं सब लोग इस टर्म को सुने हैं, कंपनी क्या होती है। ठीक, तो कंपनी का क्या मतलब होता है वो मैं समझाता हूं आपको, फिर आगे की बात करते हैं, सेल्सफोर्स की डिफिनीशन की बात करते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में दो टाइप की कंपनी होती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में दो तरह की हमारी कंपनी होती है, लिख लेते हैं इसको। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनी इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री यानी जो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में दो तरह की कंपनी होती है। जो फर्स्ट होती है उसको हम कहते हैं, एक को हम बोलते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनी। सर्विस के बेस्ड कंपनी या फिर इसको डेवलपमेंट कंपनी भी बोलते हैं, डेवलपमेंट कंपनी। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर दो तरह की कंपनी होती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है और दूसरा सर्विस बेस्ड कंपनी या डेवलपमेंट कंपनी होती है। कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो हमें पहले ये समझना है कि ये जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, किस तरह की कंपनी को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कहते हैं। तो फर्स्ट के बारे में कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जिसके अंदर, जिस कंपनी में कोई प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की जाती है या फिर कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है। तो उस तरह की कंपनी को हम कहते हैं कि वो कंपनी जो है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लेते हैं इस चीज को। विच कंपनी हैव डेवलप्ड प्रोडक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी that is called
प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। यानी वो कंपनी जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट डेवलप की जाए, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की जाए या कोई टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाए, तो इस तरह की कंपनी को हम कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। कुछ एग्जाम्पल से बात आपको समझाता हूं। अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर प्रोडक्ट भी डेवलप किए जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट भी डेवलप किए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट किए हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं प्रोडक्ट, क्या क्या प्रोडक्ट हैं। विंडोज इसका एक प्रोडक्ट है, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में डेवलप किया है। दूसरा इसका प्रोडक्ट है एमएस ऑफिस, जो आप यूज करते हैं, एमएस ऑफिस, एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। हर ओएस के अंदर मीडिया प्लेयर होता है, आपको पता ही है, ठीक है। मीडिया प्लेयर, जैसे आप पिक्चर या गाने सुनते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, मैं एक दो का नाम भी लिख रहा हूं, और भी हैं, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या एक प्रोडक्ट बनाती है, विंडोज उसने बना रखा है, एमएस ऑफिस उसने दे रखा है, मीडिया प्लेयर उसने दे रखा है गाने और फिल्म को देखने के लिए। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी टेक्नोलॉजी भी डेवलप करती है। अब क्या डेवलप किया है, डॉट नेट। डॉट नेट क्या है, एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि डॉट नेट क्या है, एक टेक्नोलॉजी है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की, जिसका यूज करके हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये डॉट नेट क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू डेवलप किया गया टेक्नोलॉजी है। अब माइक्रोसॉफ्ट ने एक लैंग्वेज भी डेवलप किया है। लैंग्वेज क्या लैंग्वेज है, सी शार्प, इसको लिखते हैं सी हैश और पढ़ते हैं इसको सी शार्प, सी शार्प, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में क्या डेवलप किया हुआ है, प्रोडक्ट भी डेवलप किया हुआ है, टेक्नोलॉजी भी डेवलप किया हुआ है, और लैंग्वेज भी डेवलप किया हुआ है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, गूगल की बात करते हैं। गूगल, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। उसका नाम मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड, ठीक है। एंड्रॉयड क्या है, ओएस है मोबाइल के लिए, फॉर मोबाइल है, यानी एक प्रोडक्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल के लिए यूज किया जाता है, जिसको आप जानते हैं एंड्रॉयड, ठीक है। उसी तरह से एक दूसरा इसका प्रोडक्ट है जीमेल, मेल भेजने के लिए आप इसको यूज करते हैं। उसी तरह से ऑनलाइन अगर आपको पेमेंट करना है तो गूगल पे या उसको बोलते हैं जीपे, ठीक है। जीपे भी उसका प्रोडक्ट है। इस तरह से और भी बहुत सारे हैं, आप जानते ही हैं, मुझे बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, अनलिमिटेड प्रोडक्ट हैं। तो ये भी क्या है, गूगल भी क्या है, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। थर्ड की बात करें अगर, ओरेकल, ओरेकल ने भी कुछ प्रोडक्ट डेवलप किए हुए हैं। प्रोडक्ट क्या है वो, ओरेकल डेटाबेस है,
ओरेकल डेटा बेस। ठीक है, इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं ओरेकल डेटाबेस के, डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी। बहुत सारे वर्जन इसने डेवलप किया ओरेकल कंपनी ने। इस तरह से एक दूसरा इसका प्रोडक्ट है माई स्क्यूएल भी क्या है, डेटाबेस है। ठीक है, तो ये ओरेकल कंपनी का प्रोडक्ट है। ओरेकल कंपनी ने डेवलप किया हुआ है लैंग्वेज जिसको बोलते हैं आप जावा, जो पॉपुलर लैंग्वेज है। ठीक है, अब ये जो जावा है ये पहले 2014 से पहले जो है ये सन माइक्रोसिस्टम कंपनी का था, लेकिन बाद में 2014 के बाद 2014 में ही टेक ओवर कर लिया था ओरेकल ने। तो अभी जो है ओरेकल जो कंपनी है जावा उसका पार्ट है, सन माइक्रोसिस्टम का पार्ट नहीं है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से आप देखें तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर क्या क्या डेवलप किया जा सकता है या क्या 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 डेवलप किया जाता है। प्रोडक्ट डेवलप किए जाते हैं, ठीक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया जाता है, या फिर टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाता है। यानी जो कंपनी प्रोडक्ट डेवलप करे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करे या टेक्नोलॉजी डेवलप करे, ठीक है, तो उस तरह की कंपनी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या है। अब आते हैं हम अपने मेन फीचर्स जो हम पढ़ रहे हैं। यहां पे बात करते हैं सेल्स फोर्स की। सेल्स फोर्स, तो सेल्स फोर्स भी क्या है, सेल्स फोर्स एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, या सिंपल वे में कहें तो सेल्स फोर्स इज ए कंपनी। सेल्स फोर्स एक टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट को आप टेक्नोलॉजी नहीं कर सकते, गूगल को आप टेक्नोलॉजी नहीं कर सकते, ओरेकल को आप टेक्नोलॉजी नहीं कर सकते, उसी तरह से सेल्स फोर्स को आप टेक्नोलॉजी नहीं बोल सकते, क्योंकि सेल्स फोर्स टेक्नोलॉजी नहीं है, जो कि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है। सेल्स फोर्स क्या है, सेल्स फोर्स एक कंपनी है, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। जैसे ओरेकल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, उसी तरह से सेल्स फोर्स भी क्या है, एक कंपनी है। नोट डाउन कर लेते हैं, सेल्स फोर्स इज ए कंपनी। सेल्स फोर्स क्या है, एक कंपनी है जो 99 में डेवलप की गई थी। 99 में ये कंपनी बनाई गई थी। अब इसके सीईओ कौन है, इस कंपनी के जो सीईओ हैं, यानी जो ओनर हैं, सिंपल वे में बोलना तो मार्क बेनियॉफ है। मार्क बेनियॉफ, ठीक है। मार्क बेनियॉफ ने 1999 में सेल्स फोर्स कंपनी को बनाया। ये पहले जो है एक्स एम्प्लॉय रह चुके हैं ओरेकल के, यानी मार्क बेनियॉफ पहले ओरेकल में काम करते थे। 1999 में उन्होंने इस कंपनी को बनाई, जिसको आप सेल्स फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में कहें तो सेल्स फोर्स एक कंपनी है, उसके सीईओ मार्क बेनियॉफ हैं जो एक्स एम्प्लॉय रहे हैं ओरेकल के, और उन्होंने 1999 में इस कंपनी का गठन किया, इस कंपनी को बनाया। ठीक है, तो अब सेल्स फोर्स जब कंपनी है तो इसमें कुछ न कुछ तो बनता ही होगा। इसके कुछ प्रोडक्ट होंगे, कुछ लैंग्वेज होंगे, हैं, कुछ टेक्नोलॉजी भी डेवलप करता होगा, इसीलिए तो हम इसे कंपनी कह रहे हैं। तो इसके प्रोडक्ट कौन सा है वो देखते हैं पहले। प्रोडक्ट, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन मैं एक दो लिख देता हूं यहां। ठीक है, ऐप एक्सचेंजर, ऐप इसका एक प्रोडक्ट है ऐप एक्सचेंजर। अब ऐप एक्सचेंजर क्या है, जैसे प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर है, जिसमें आप जाके कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं और उसको यूज करते हैं।
तो उसमें कुछ फ्री भी हैं, कुछ पेड भी हैं। तो उसी तरह से सेल्सफोर्स की कंपनी ने एक प्ले स्टोर की तरह से एक अपना ऐप एक्सचेंजर नाम से बनाया है, जिसके अंदर क्या होता है, सेल्स गूगल प्ले स्टोर की तरह एप्लीकेशन होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो सेल्स फोर्स में बने होते हैं। तो सेल्स फोर्स के जो प्रोग्रामर होते हैं, जो डेवलपर होते हैं, जो एडमिन होते हैं, वो कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं और ऐप एक्सचेंजर में जाके अपलोड कर देते हैं। ठीक है, अब जिसको भी बाई करना है वहां से जाके वो खरीद सकता है। ठीक है, साथ में डेवलपर को अगर कोई प्रोडक्ट बना के बेचना है तो ऐप एक्सचेंजर में जाके वो बाई भी कर सकता है और सेल भी कर सकता है, जस्ट लाइक गूगल प्ले स्टोर। ठीक है, तो यहां पे मैं नोट डाउन कर देता हूं, एज लाइक प्ले स्टोर। प्ले स्टोर ये प्ले स्टोर की तरह ही है, जैसे प्ले स्टोर होता है गूगल का जो काफी पॉपुलर है, उसी तरह से ऐप एक्सचेंजर है सेल्सफोर्स का। तो ये उसका प्रोडक्ट हो गया। उसके अलावा सेल्सफोर्स ने क्या डेवलप किया हुआ, लैंग्वेज भी डेवलप किया हुआ है। लैंग्वेज, ठीक है, क्लाउड बेस्ड लैंग्वेज डेवलप किया हुआ है जिसको हम बोलते हैं अपेक्स। क्या बोलते हैं इसको, हम अपेक्स बोलते हैं, अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्लाउड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्लाउड बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो सेल्सफोर्स ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया है जो क्लाउड पे, ठीक है, क्लाउड पे कंपाइल होती है, क्लाउड पे रन होती है। ठीक है, उसका नाम है अपेक्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जैसे जावा है, सी प्लस प्लस है या अदर्स, सी शार्प है, वो सारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन उनको क्या करना होता है, सिस्टम पे इंस्टॉल करना होता है। जब तक आप जावा को, डॉट नेट को या पीएचपी को, सॉरी जावा को, डॉट नेट को, ठीक है, या सी को या सी प्लस प्लस को आप अपने सिस्टम में यानी लोकल ड्राइव में इंस्टॉल नहीं करेंगे, तब तक वो कंपाइल या रन नहीं होगा। जबकि अपेक्स के साथ ऐसा नहीं है, क्लाउड बेस है, यानी ब्राउजर में एप्लीकेशन लॉगिन करेंगे, ब्राउजर में ही ये कंपाइल होगा, ब्राउजर में ही ये रन होगा। ठीक है, यानी ये क्लाउड बेस, पहली वर्ड की पहली क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, क्लाउड पे ये एग्जीक्यूट होती है। तो सेल्सफोर्स ने क्या बना रखा है, एक लैंग्वेज भी डेवलप कर रखा है जो क्लाउड बेस है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स को यूज करके बनाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। सेल्सफोर्स ने टेक्नोलॉजी भी डेवलप की हुई है। टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी में इन्होंने डेवलप किया है विजुअल फोर्स। विजुअल फोर्स ये एक कह सकते हैं कि ये एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब हो गया कि इसमें प्रोग्रामर को जो कोड लिखना होता है, उस कोड में कम से कम लिखना पड़े, इसके लिए उन्होंने कुछ टैग बना के दिए रखे। उस टैग का यूज करके हम यूआई डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, यूआई बेस एक फ्रेमवर्क है ये। विजुअल फोर्स क्या है, यूआई बेस फ्रेमवर्क है। ठीक है, जिसका यूज करके हम सेल्सफोर्स में यूआई डेवलप कर सकते हैं। ठीक है,
अब उसके अलावा भी कुछ और भी है, इसको बोलते हैं LWC, ये भी एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, ये जो है जावा स्क्रिप्ट में है, ये जावा स्क्रिप्ट में बनाया गया है, जावा स्क्रिप्ट प्योर जावा स्क्रिप्ट का है, प्योर जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है LWC, जिसकी मार्केट में बहुत आजकल डिमांड है। ठीक है, तो ये टेक सेल्सफोर्स ने क्या है, सेल्सफोर्स ने विजुअल फोर्स ही बनाया, दैट इज अ कॉल्ड टेक्नोलॉजी। LWC एक फ्रेमवर्क है जो UI बेस्ड फ्रेमवर्क है। ठीक है, ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होती है और चलती है, जो जावा स्क्रिप्ट बैकएंड में इसके क्या लिखा हुआ है, जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा कि हम सेल्सफोर्स एक कंपनी है। इतनी सारी चीजें आपको पता चल गई। अब सेकंड की बात करते हैं। यहां पे एक टाइप का मैंने आपको बता दिया। सेकंड, सर्विस बेस्ड कंपनी या फिर डेवलपमेंट कंपनी क्या होती है, उसको देखते हैं। अब सर्विस बेस्ड कंपनी या डेवलपमेंट कंपनी किसको कहते हैं? तो जितने भी मार्केट के अंदर 90% कंपनियां हैं वो या तो सर्विस बेस्ड है या फिर डेवलपमेंट कंपनी है या फिर वो दोनों है। ठीक है, तो जिस कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं, एप्लीकेशन डेवलप किए जाते हैं, ठीक है, उस कंपनी को हम कहते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी या फिर डेवलपमेंट कंपनी। ठीक है, नोट डाउन कर लेते हैं इसको। Which company have developed software application for client? Software application for client, that company is called, that company is called development company or service based company। डेवलपमेंट कंपनी और सर्विस कंपनी बोलिए या फिर डेवलपमेंट कंपनी बोलिए, कॉल्ड सर्विस बेस्ड कंपनी और डेवलपमेंट कंपनी। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे है TCS की बात करें अगर हम, TCS, तो TCS क्या है? TCS एक डेवलपमेंट कंपनी है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर बनते हैं। ठीक है, और ये दूसरी कंपनियों को सर्विस भी देती है, जैसे जो इंडियन गवर्नमेंट का पासपोर्ट का एप्लीकेशन बनता है, जो पासपोर्ट हम बनवाते हैं, ठीक है, तो वो TCS कंपनी क्या करती है, उसको सर्विस देती है। यानी वो सॉफ्टवेयर बना हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो उसको रिजॉल्व करते हैं, सपोर्ट देते हैं। ठीक है, तो TCS कंपनी का अपना डेवलपमेंट भी है, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर भी बनता है और वो सपोर्ट भी देती है, यानी सर्विस भी देती है किसी दूसरी कंपनी को, गवर्नमेंट को या अदर्स कंपनी को भी सर्विस देती है। इसी तरह से विप्रो है, विप्रो भी क्या है, उसका अपना डेवलपमेंट सेंटर भी है,
सॉफ्टवेयर डेवलप भी करती है, साथ में वो दूसरी कंपनियों को सर्विस भी देती है। इस तरह से HCL है, ये भी क्या है, सर्विस बेस्ड कंपनी भी है और डेवलपमेंट कंपनी है, दोनों काम करती है, सर्विस भी देती है, साथ में इसके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर भी हैं। इस तरह से IBM का अपना ये प्रोडक्ट बेस्ड भी कंपनी है, प्रोडक्ट भी इसने डेवलप कर रखा है, साथ में ये सर्विस भी देती है और ये सॉफ्टवेयर भी बनाती है। ठीक है, ये तीनों में है। तो इस तरह की जो कंपनियां हैं और भी बहुत सारी हैं, आप जितनी भी कंपनी का नाम लेंगे लगभग 99% कंपनी सर्विस बेस्ड कंपनी या फिर डेवलपमेंट कंपनी या फिर दोनों होती है। ठीक है, तो ये हो गया कि डेवलपमेंट कंपनी हम किसको कहते हैं, ऐसी कंपनी जो सॉफ्टवेयर डेवलप करे या सर्विस दे किसी दूसरी कंपनी को, किसी दूसरी क्लाइंट को, तो उस तरह की कंपनी को हम बोलते हैं कि वो कंपनी डेवलपमेंट कंपनी है या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होता है और सर्विस बेस्ड कंपनी या फिर डेवलपमेंट कंपनी क्या होती है। अब इसमें एक तीसरा टर्म आता है जिसके बिना काम पूरा नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं क्लाइंट। क्या बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं। अब ये क्लाइंट का क्या मीनिंग होता है, तो जो कंपनी या जो पीपल, ठीक है, सॉफ्टवेयर बनवाते हैं उनको हम क्लाइंट कहते हैं। जिनको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है उनको हम कहते हैं क्लाइंट। ठीक है, तो बिजनेस लिख लेते हैं इसके बारे में। बिजनेस पीपल और कंपनी इज कॉल्ड क्लाइंट। ठीक है, कोई बिजनेस पीपल हो जिसको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हो या कोई कंपनी हो जिसको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हो, तो उसको हम टेक्निकल टर्म में, सॉफ्टवेयर के टर्म में बोलेंगे कि क्लाइंट है। ठीक है, तो जो क्लाइंट होता है उनको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो किसको अप्रोच करते हैं, और सॉफ्टवेयर कंपनी को अप्रोच करते हैं कि हमारे लिए एक सॉफ्टवेयर बनाइए। तो सॉफ्टवेयर कंपनी क्या करती है, सॉफ्टवेयर कंपनी किसी टेक्नोलॉजी का यूज करके, यानी सॉफ्टवेयर कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है उसके किसी टेक्नोलॉजी का, किसी लैंग्वेज का यूज करके क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बनाती है। ठीक है, नई सॉफ्टवेयर कंपनी क्या करती है, सॉफ्टवेयर कंपनी क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के किसी प्रोडक्ट को यूज करके, किसी टेक्नोलॉजी को यूज करके या किसी लैंग्वेज को यूज करके सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। ठीक है, तो वो किसके लिए करती है, वो क्लाइंट के लिए करती है। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया कि क्लाइंट क्या होता है। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर बनवाने में इंटरेस्टेड होता है या बनवाता है वो डेवलपमेंट कंपनी के लिए क्या होता है, क्लाइंट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस डोमेन की बात करूं तो इंश्योरेंस डोमेन में सबसे बड़ा जो क्लाइंट है, बड़े क्लाइंट की अगर मैं बात करता हूं तो LIC को ऑनलाइन अपना जमा करना होता है, केस जमा करानी हो तो उनके पास अपना सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो LIC क्या हो गया, इंश्योरेंस डोमेन का एक बड़ा क्लाइंट है, तो इसको LIC को क्या बोलेंगे, क्लाइंट। ठीक है, इसी तरह से इंश्योरेंस में और भी कंपनियां इंश्योरेंस करती हैं, जैसे HDFC बैंक, HDFC का भी इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, क्लाइंट है। दोनों क्या है, ये क्लाइंट है, इंश्योरेंस डोमेन के ये क्लाइंट है। इसी तरह बात करते हैं हॉस्पिटल डोमेन की, हॉस्पिटलिटी डोमेन कहला है।
ठीक है। तो इसमें जो है बड़े क्लाइंट की अगर हम बात करें तो अपोलो है एक, अपोलो है, वेदांता है, वेदांता है। तो अपोलो वेदांता क्या हो गए, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए ये क्लाइंट है। जहां से भी ये सॉफ्टवेयर बनवाते होंगे वो कंपनी क्या कहेगी, इनको इनको कहेगी कि अपोलो हमारा क्लाइंट है या वेदांता हॉस्पिटल हमारा क्लाइंट है। उसी तरह से होटल की बात करें, होटल होटल डोमेन की है होटल, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा नाम आता है ग्रुप का उसको बोलते हैं ताज ग्रुप। ताज ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, टाटा का ही है, ठीक है। तो ताज ग्रुप जो होटल में है वो भी क्या है, किसी न किसी सॉफ्टवेयर कंपनी का क्लाइंट ही होगा, क्योंकि किसी न किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू उसने, किसी न किसी कंपनी के थ्रू उसने सॉफ्टवेयर बनवाया होगा, ठीक है। तो वो कंपनी ताज ग्रुप को क्या कहेगी, क्लाइंट बुलाएगी। ठीक है। तो ये हो गया, 3 टर्म हो गए। पहले टर्म को बोलेंगे कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है, मैंने आपको बताया। उसके बाद सेकंड हो गया आपका सर्विस बेस्ड कंपनी या डेवलपमेंट कंपनी क्या होती है, और थर्ड जो हो गया हमारा क्लाइंट क्या होता है। ये 3 चीजें आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं तो सेल्स फोर्स की डिफिनीशन में जो ये था, सेल्स फोर्स इज ए टेक्नोलॉजी, ये गलत है। सेल्स फोर्स एक टेक्नोलॉजी नहीं है, सेल्स फोर्स क्या है, एक कंपनी है। तो ये 2 लाइन जो है सही हो गए। अब यहाँ पे थर्ड लाइन में आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है सेल्स फोर्स इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये क्लाउड का क्या मतलब होता है, तो आगे की बात हो पाएगी। पहले हम क्लाउड समझेंगे, हमने कंपनी, हमको समझ में आ गया कि कंपनी क्या होती है। अब सेकंड टर्म की बात करते हैं, तो बात करते हैं हम क्लाउड की, ठीक है। तो देखते हैं कि क्लाउड क्या होता है। डालते हैं यहाँ पे क्लाउड। आप में से कोई बता सकता है कि क्लाउड क्या होता है? एनीवन? सही हो गलत हो उससे मैटर नहीं करता, आपको अगर पता है तो बताइए। आजकल बड़ा नाम है क्लाउड का, ठीक है, तो इसलिए मैंने पूछा आपसे। बताएगा कोई? बताइए। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं। तो बताने से पहले मैं एक छोटा पहले फिगर बनाता हूं, तो चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। एक मिनट। तो मान के चलते हैं कि हमारे पास, अगर हम कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन कुछ भी करते हैं, ठीक है, कोई अकाउंट बनाते हैं या जीमेल में या फेसबुक में या जो भी
सोशल नेटवर्किंग साइट है, वहाँ पे अकाउंट बनाते हैं, तो हमारा जो डेटा है कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि हमारा जो हमने फेसबुक में अकाउंट बनाया या जीमेल में अकाउंट बनाया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमने यूजर नेम दिया, अपना पासवर्ड दिया, ठीक है, मेल दिया, सब कुछ दिया, अब बटन को सबमिट किया, तो कहीं ना कहीं जो हमारा डेटा है, हमारा यूजर का हमारा नाम है, हमारा एड्रेस है, हमारा फ़ोन नंबर है, कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है। ठीक है, तो जहाँ पे हमें नहीं पता कि वो कहाँ स्टोर होता है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं तो स्टोर होता ही है, जिसको हम बोलते हैं सर्वर। जहाँ स्टोर होता है उसको टेक्निकल टर्म में हम क्या बोलते हैं? सर्वर बोलते हैं। ठीक, अब वो जो सर्वर होता है वो हमें नहीं पता होता कि कहाँ बनता है, यानी कहाँ हमारा डेटा रखा जाता है। तो अगर उसे हमें पता नहीं है, ठीक है, तो रिमोटली है, उसको टेक्निकल बल बोलते हैं रिमोट सर्वर। क्या बोलते हैं उसको? रिमोट सर्वर, यानी रिमोट है, हमें पता नहीं है, रिमोट सर्वर। यानी जो भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं वो डेटा जाके कहीं ना कहीं स्टोर होता है, जहां पे वो डेटा स्टोर होता है उसको हम कहते हैं रिमोट सर्वर। ठीक है जी। अब मान के चलते हैं कि मैं एक क्लाइंट हूं, यहां पे क्लाइंट बना लेता हूं, मैं हूं ये हमने बना लिया, ठीक है, ये मैं हूं, या फिर इसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं तो इसको हम बोलेंगे क्लाइंट। कोई क्लाइंट है, क्लाइंट बोल सकते हैं या फिर यूजर भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? यूजर हूं मैं, ठीक है, यूजर या फिर क्लाइंट। अब मैं क्लाइंट हूं, मेरे पास एक लैपटॉप है या फिर मेरे पास एक डेस्कटॉप है, यानी लोकल ड्राइव पे, लोकल ड्राइव के ऊपर मेरे डेस्कटॉप में या फिर मेरे लैपटॉप में मैंने एक रिज्यूम बना के रखा हुआ है। क्या बना के रखा हुआ है? रिज्यूम। यहां बना देता हूं रिज्यूम। ये हो गया रिज्यूम। और मेरे पास, ठीक है, ये कहाँ पड़ा हुआ है? ये मेरे हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है। मे बी लैपटॉप है या मे बी डेस्कटॉप है, कोई भी डिवाइस है वहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं जो हूँ, मैं एक क्लाइंट हूँ, मेरे पास एक रिज्यूम है। ठीक, उस रिज्यूम को मैंने, मान के चलिए कि मेरे पास यूजर नेम पासवर्ड है जीमेल का, मैंने यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू जीमेल का हमारे पास अकाउंट है, हमने अकाउंट जीमेल में बना रखा है। यहां पे जीमेल है, हमारे पास जीमेल का अकाउंट है। ठीक, और मैं क्या करता हूं, इस जीमेल के अकाउंट, इस अपने कंप्यूटर से इस पर लॉगिन करता हूं, जीमेल पे लॉगिन करता हूं। और लॉगिन करने के बाद जो ये रिज्यूम है, क्या है हमारे पास, जो हमने बना के हार्ड डिस्क में रखा हुआ है, कंप्यूटर में रखा हुआ है, लैपटॉप में रखा हुआ है या मोबाइल में रखा हुआ है, उसको मैं जीमेल पे अपलोड करता हूं। क्या करता हूं? जीमेल के ऊपर अपलोड करता हूं। जीमेल के ऊपर मैंने अपलोड कर दिया। क्या अपलोड कर दिया? अपना रिज्यूम। ठीक है, तो जीमेल क्या करेगा, इस रिज्यूम को, जो मैंने यूजर नेम पासवर्ड देखा, मेरे पास क्रेडेंशियल था, यूजर नेम पासवर्ड था जीमेल का, पहले मैंने जीमेल बना रखा था, मैंने लॉगिन किया, अपना यूजर नेम पासवर्ड का यूज करके मैं इस रिज्यूम को
जीमेल के ऊपर क्या कर दिया, अपलोड कर दिया। अब जीमेल क्या करेगा, जीमेल एक सॉफ्टवेयर है, प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर है जो गूगल की तरफ से फ्री में हमें दिया गया है। तो वो क्या करेगा, जो भी हमारा रिज्यूम है उसको कहीं न कहीं जाके स्टोर करेगा, कहीं न कहीं जाके रखेगा। जहां रखेगा उसको बोलते हैं हम सर्वर, रिमोट सर्वर। जीमेल के पास या गूगल के पास बहुत बड़े बड़े सर्वर रखे गए हैं जिसके अंदर डेटा स्टोर किया जाता है। कई कई किलोमीटर का उनका स्टोरेज है। ठीक है, अमेरिका के अंदर अगर आप जाके देखेंगे यूट्यूब पे तो सारी चीज़ें मिल जाएंगे आपको, कितना बड़ा है, कैसे है, क्या है, सब कुछ। ठीक है, तो जो भी है, जो भी हम डेटा जीमेल में स्टोर करते हैं, मे भी हो सकता है हम रिज्यूम डाल रहे हैं, फोटो रख सकते हैं, यानी कोई भी डेटा हम जीमेल में स्टोर कर सकते हैं। तो हमने उसको क्या किया, अपलोड कर दिया, जीमेल के ऊपर अपलोड कर दिया। अब जीमेल क्या करेगा, सर्वर से कनेक्ट होगा, रिमोट सर्वर से कनेक्ट होगा और वहां पे जाके मेरे जो आईडी के बेस पे डेटाबेस बना होगा, ठीक है, उस डेटाबेस के अंदर हमारा रिज्यूम क्या कर दिया जाएगा, रख दिया जाएगा। लेकिन हमें नहीं पता है कि वो कहाँ रखा गया है, किस सर्वर के किस पोर्ट पे कहाँ पे रखा हो गया है, उसे हमें नहीं पता। ठीक है, यानी रिमोट सर्वर के अंदर हमारा रिज्यूम का एग्जाम्पल है, तो हमारा रिज्यूम क्या है, यहाँ पे रखा जाएगा बाई जीमेल एप्लीकेशन कहें या बाई जीमेल सर्विस कहें। ठीक है, तो इस चीज को जो रखा जाएगा उसको हम कहेंगे, जहां रखा जाएगा उसे हमने टेक्निकल वर्ड में कहें तो हम कहते हैं क्लाउड। क्लाउड पे रखा गया है, वो कहां रखा गया है, टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे हम, क्लाउड पे रखा गया है। ठीक है, या दूसरे वर्ड में कहें तो क्लाउड, कुछ लोग बोलते हैं इसको क्लाउड सर्वर, यानी क्लाउड के सर्वर पे क्या रखा गया है, रिज्यूम रखा गया है। ठीक है, अब इससे मान लीजिए कल को हमारा लैपटॉप खराब हो जाता है, डेस्कटॉप खराब हो जाता है, मोबाइल खराब हो जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने जो जीमेल का यूजर नेम पासवर्ड जो क्रेडेंशियल बनाई है वो इंडिया में बनाई है या फॉरेन में बनाई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल को हमारा लैपटॉप खराब हो जाए, डेस्कटॉप खराब हो जाए, रहे या ना रहे, लेकिन अगर हमारे पास जीमेल का यूजर नेम पासवर्ड है तो कहीं से भी रिमोटली, इंडिया में रहें या इंडिया से बाहर हम चले जाएं, वहाँ पर भी यूजर नेम और पासवर्ड अगर हमें पता है जीमेल का, तो हमें रिमोट सर्वर से यानी क्लाउड सर्वर से जो डेटा है वो अवेलेबल हो जाएगा, हमारा रिज्यूम हमें मिल जाएगा। यानी ये रिज्यूम हमें मिल जाएगा, हम दोबारा से वो रिज्यूम क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, पा सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज रखा गया है, ठीक है, कहाँ पर रखा गया उसको हम क्या बोलेंगे, रिमोट सर्वर टेक्निक बोलेंगे, और वो हो गया हमारे क्लाउड पे रखा गया है या क्लाउड सर्वर पे रखा गया। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को, यानी जो भी कुछ है कहाँ है, ऑनलाइन है, इंटरनेट पे है। ठीक है, तो इस टर्मिनोलॉजी को, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे, क्लाउड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लाउड बोलेंगे। ठीक है, तो अब डेटा जो है, डेटा कुछ भी हो सकता है। मैं रिज्यूम का एग्जांपल लेके चला हूँ, यानी एनीथिंग, कुछ भी जो है, कोई भी डेटा हो सकता है, फाइल हो सकती है, इमेज हो सकती है। ठीक है, डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स हो सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम कहाँ रख सकते हैं, सर्वर पे रख सकते हैं, रिमोट सर्वर पे रख सकते हैं। तो इस तरह से दूसरी सर्विस, गूगल ने ड्राइव भी दिया हुआ, गूगल ड्राइव दिया है, उसके अंदर 15 GB का स्पेस हमें फ्री मिलता है। हम 15 GB तक डेटा क्या कर सकते हैं, वहाँ रख सकते हैं। जब भी हमें नीड होगी, लॉगिन करके हम उस डेटा को यूज कर पाएंगे। लेकिन आज से 15 साल 18 साल पहले अगर आप बात करें तो इसके लिए क्या, डेटा ट्रेवलिंग करने के लिए, ये डेटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें पेन ड्राइव जैसी चीज़ यूज करनी पड़ती थी डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए,
के लिए, या फिर सीडी या फ्लॉपी जैसी चीज यूज करनी पड़ती है। फ्लॉपी बहुत पुराना कॉन्सेप्ट शायद सुना है, किसी ने नहीं सुना। फ्लॉपी में भी डेटा स्टोर किया जा सकता है। फिर बाद में डेटा को स्टोर करने के लिए, लोकल जगह पे डेटा को स्टोर करने के लिए सीडी का कॉन्सेप्ट आया। फिर पेन ड्राइव का कॉन्सेप्ट आया। अब ये सब चीजें क्या हो गई, आउटडेटेड हो गई। अब सब कुछ कहाँ रखा जाता है, क्लाउड पे रखा जाता है, नेट पे रखा जाता है, ठीक है। और जहाँ पे भी आपको चाहिए वो ऑनलाइन अवेलेबल होता है, ठीक है। तो जहाँ पे वो डेटा रखा जाता है उसको हम बोलते हैं क्लाउड, ठीक है। तो आई थिंक क्लाउड आपको समझ में आ गया होगा कि क्लाउड क्या होता है, ठीक है। अब इसकी एक डिफिनीशन नोट डाउन कर लेते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या होगी क्लाउड का। तो लिख लेते हैं डेफिनेशन क्लाउड की। द क्लाउड, द टर्म cloud refers to network और इंटरनेट। यानी क्लाउड को हम प्रीफर क्या कर सकते हैं, तो नेटवर्क पे है, ठीक है, और इंटरनेट पे है। नेटवर्क पे हमारा डेटा रखा गया है या फिर इंटरनेट में हमारा डेटा रखा गया। सिंपल वर्ड में कहें तो हम ये उससे क्या कर सकते हैं कि वो उस टर्म को क्या कर सकते हैं, क्लाउड कह सकते हैं कि वो क्लाउड पे रखा हुआ है। हमारा डेटा कहाँ रखा हुआ, क्लाउड पे रखा हुआ है। तो क्लाउड का कॉन्सेप्ट ये है, ठीक। अब एक लाइन और लिख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। It is a technology that user the remote server on the internet to store the data, to access the data online rather than local device, device. It is a technology that user use the remote server on the internet। यानी हम रिमोट सर्वर इंटरनेट के थ्रू यूज करेंगे। यूज द रिमोट सर्वर ऑन इंटरनेट टू स्टोर द डेटा, यानी डेटा को स्टोर करने के लिए और ऑनलाइन डेटा को गेट करने के लिए। एक्सेस द डेटा एंड रेदर देन लोकल डिवाइस, यानी लोकल डिवाइस पे, लोकल डिवाइस में हम नहीं रखेंगे। सारी चीजें कहाँ होंगी, इंटरनेट पे होंगी। तो इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, द टर्म इज नोन एज क्लाउड, एक सिंपल वे में, ठीक है।
तो यहां तक हो गया आपका कि हम क्लाउड किसको कहते हैं, सिंपल वे में क्लाउड क्या है। अब ऊपर जो हमने बताया आपको, अगर हम समराइज करना चाहें कि सेल्सफोर्स क्या है तो क्या कह सकते हैं सेल्सफोर्स के बारे में। पहला चीज क्या हो जाएगा सेल्सफोर्स में, सेल्सफोर्स इज नॉट ए टेक्नोलॉजी। सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो है क्या, सेल्सफोर्स इज ए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सेल्सफोर्स इज ए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, ठीक है। तीसरा चीज क्या लिख सकते हैं हम, सेल्सफोर्स प्रोवाइड क्लाउड बेस्ड सीआरएम। सेल्सफोर्स प्रोवाइड क्लाउड बेस्ड सीआरएम। तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने आपको बता दिया कि क्लाउड क्या होता है। सिंपल वर्ड में मैंने आपको बताया कि क्लाउड का मतलब है जो भी डेटा रखा जाएगा वो इंटरनेट पे होगा, नेटवर्क में होगा, ठीक है, और कहीं से भी उसे एक्सेस किया जा सकता है ऑनलाइन, तो उसको हम कहते हैं क्लाउड। एक एग्जांपल देके भी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे एक टर्म आया क्लाउड के अलावा, एक टर्म आया सीआरएम। तो सीआरएम का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे सीआरएम का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि सेल्सफोर्स क्या होता है। सेल्सफोर्स नॉट ए टेक्नोलॉजी, सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी नहीं होता है। सेल्सफोर्स एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। सेल्सफोर्स क्लाउड है, क्लाउड बेस्ड सीआरएम है, और एक नया टर्म आपको मिला सीआरएम। तो अब सीआरएम क्या होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, व्हाट डू मीन बाई सीआरएम, ठीक है। तो आई थिंक इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा से मैं आप समराइज कर देता हूं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि लर्निंग कितने तरह की होती है। तो लर्निंग तो दो तरह की होती है। एक को बोलते हैं रोट लर्निंग, दूसरे को बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। और रोट लर्निंग का मतलब होता है जानने से, और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग का मतलब होता है समझने से। तो अगर हम किसी भी चीज़ को यानी सेल्सफोर्स को अच्छे से समझना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो 3 स्टेप हमें फॉलो करना होता। पहले को हम बोलते हैं अवेयरनेस, ठीक है। उसके अंदर जो कवर होता है वो होता है व्हाट इज, यानी व्हाट इज सेल्सफोर्स। दूसरा जो कवर होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि हमें सेल्सफोर्स को समझना है। और एप्लीकेशन का मतलब हो गया कि हमें अप्लाई करना है, यानी सेल्सफोर्स को हमें डेफिनेशन याद करनी है, उसे समझना है, साथ ही साथ प्रोग्राम बना के भी हमें देखना है, या एडमिन के थ्रू भी हमें देखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सेल्सफोर्स क्या होती है, ठीक। सेल्सफोर्स एक टेक्नोलॉजी नहीं होती है, सेल्सफोर्स एक कंपनी होती है। सेल्सफोर्स क्लाउड बेस्ड कंपनी है, सेल्सफोर्स सीआरएम है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि कंपनी क्या होती है। बेसिकली कंपनी 2 तरह की होती है, एक को बोलते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और एक को बोलते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी या फिर डेवलपमेंट कंपनी। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का मतलब वो कंपनी जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट बनता है, कोई प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की जाती है, या फिर कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है,
ठीक है। तो उस तरह की कंपनी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट भी है, गूगल भी है, ओरेकल भी है और हमारा जो है सेल्स फोर्स भी है। ठीक है। तो सेल्स फोर्स कब डेवलप किया गया था? 1999 में डेवलप किया था। इसके जो सीईओ हैं वो मार्क विनियाफ हैं, जो पहले पहले एम्प्लॉय रह चुके हैं ओरेकल के। ओरेकल में पहले वो जॉब करते थे। ठीक है। अब डेवलपमेंट कंपनी का मतलब क्या हुआ? सर्विस बेस्ड कंपनी या डेवलपमेंट कंपनी। जो कंपनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप करती है उसको हम कहते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी या फिर डेवलपमेंट कंपनी, जिसमें टीसीएस, विप्रो, एचसीएल और आईबीएम है। ठीक है। तो उसके अलावा हमने आपको बताया कि क्लाइंट क्या होता है। जो बिजनेस पीपल होते हैं या जो कंपनी होती है जो सॉफ्टवेयर बनवाती है एक डेवलपमेंट कंपनी से, उस कंपनी को, उस चीज को हम कहते हैं क्लाइंट। जैसे एलआईसी एक क्लाइंट है, एचडीएफसी एक क्लाइंट है, अपोलो क्या है? एक क्लाइंट है, वेदांता हॉस्पिटल क्या है? एक क्लाइंट है, ताज ग्रुप क्या है? किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए क्लाइंट है। फिर मैंने आपको बताया कि क्लाउड क्या होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताया। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि सेल्स फोर्स इज नॉट ए टेक्नोलॉजी, सेल्स फोर्स टेक्नोलॉजी नहीं है, सेल्स फोर्स एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, क्लाउड बेस्ड सीआरएम है, और जो सीआरएम का फुल फॉर्म होता है वो होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है। तो अब आगे हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सीआरएम। ठीक है। तो यहाँ तक रखते हैं, आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।